जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विश्व में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड की एग्जाम तेरी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम समझने वाले हैं मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का। आज हम समझने वाले हैं मॉडल पेपर। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 1 होने वाला। मैं इस मॉडल पेपर को आपको हल सहित बताऊंगा, प्रश्न भी बताऊंगा और इसका आंसर भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे का, तो आराम से देखना इस वीडियो को। देखो, हम बहुविकल्पी प्रश्न समझेंगे। देखो, बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 पूछेगा, 10 नंबर का, अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 10 प्रश्न 10 नंबर का पूछेगा। हम इस वीडियो में 10 प्रश्न देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये 10 प्रश्न आपसे पूछेगा, एक प्रश्न होगा 2 अंक का, अर्थात टोटल 20 अंक का आपसे पूछेगा। इसी के साथ में लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट, ये प्रश्न पूछता है 6 प्रश्न पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। एक प्रश्न होता है 5 नंबर का, ये 30 नंबर का टोटल पूछेगा आपसे। और लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड, कौन से लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड, ये पूछता है बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न, और ये एक प्रश्न 6 नंबर का होता है। ये पूरे 24 नंबर के आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। और फिर हम समझेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से अथवा में 2 करने होंगे। कितने करने होंगे? 2 करने होंगे। एक प्रश्न हमारा 8 नंबर का, अर्थात 16 नंबर का प्रश्न रहेगा। हमारे कुल प्रश्न होंगे 32। कितने होंगे? कुल प्रश्न होंगे हमारे 32 और पूरे 100 नंबर के होने वाले हैं। तो हम इस प्रश्न में एक पूरा मॉडल पेपर, हम एक पेपर जैसा एक सॉल्व करने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर को अच्छे से देखने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, आप किसी बोर्ड से हो आप देख सकते हो जिसमें एनसीईआरटी बुक चलती हो। एक अच्छा 12 बोर्ड एग्जाम 2026 हमारा टारगेट है। हम उसी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और ये हमारा मॉडल पेपर एक है, हम इस तरह से लगाकर 20-30 मॉडल पेपर समझने वाले हैं, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलो आइए हम समझते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले समझेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो चलो समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। 1987, 2001, 1991 या 1997। ये देखो 2021, 22, 23, 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। तो आप सभी को पता होगा 1991 में। कब? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1967, 1970, 1971। ये भी कई बार प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो बताइए आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी पता होगा 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ये 2024 में पूछा गया है, तो 25 में नहीं पूछा गया, तो 26 में पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। 2012, 2008, 2006 या 2001। तो बताइए नेपाल किस वर्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो आप सभी को पता होगा 2008 में बना। कब बना? 2008 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो आप सभी को पता होगा ट्राइगवे ली। कौन? ट्राइगवे ली। हमारा कि परमाणु प्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर हुआ था। बताइए परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर कब हस्ताक्षर हुआ था। 1963, 1965, 1966 या 1968। ये 2024-25 में लगातार 2 सेटों में पूछा गया है। तो बताओ परमाणु अप्रसार संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था। तो आप सभी पता होगा 1968 में। कब? 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। बताइए कि निम्नलिखित गैसों में से किसी वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण समझा जाता है। मीथेन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, या इनमें से सभी। तो आप सभी को पता है कि वैश्विक तापमान वृद्धि के सभी कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004 में कहाँ हुई थी। न्यूयॉर्क, मुंबई, जर्मनी या ब्राजील। तो आप सभी पता होगा कहाँ हुई थी। मुंबई में हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहाँ हुई थी। तो मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। ये देखो 2020 कि 2 सीटों में 22 में 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। बताओ 1977, 1980, 1987 या 1972। तो आप सभी को पता होगा गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राष्ट्र 1987 में बना था। कब? 1987 में बना था। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बताइए भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। 1950, 1951, 1952, 1956।
आप सभी को पता होगा 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? जनवरी 2015, फरवरी 2010, मार्च 2016, अप्रैल 2017। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। मैंने आपको 10 बहुविकल्पी प्रश्न बताए अर्थात MCQ बताए। आप कमेंट में देखो 2 प्रश्न का आंसर देना है। पहला प्रश्न का आंसर ये देना है कि 10वें का आंसर कौन सा है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। और 10 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आ रहे थे ये जरूर आप कमेंट में बताना। तो बताना, ठीक है। 10 हमने बहुविकल्पी प्रश्न समझ लिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हमें समझना है अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमें क्या समझना है? अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा अर्थात ये भी 20 नंबर के हमारे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलो इन्हें भी हम एक एक करके समझते हैं। अब हम समझेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन अच्छे से समझो कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि ये 2024 में पूछा गया है 2 सीटों में। तो पहला समझो कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। क्या हो गया था? जो विश्व था वह एक ध्रुवीय हो गया था। दूसरा समझ सकते हो कि सोवियत संघ में शामिल राज्य अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। पहला था कि विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। दूसरा समझो कि विश्व सोवियत संघ में शामिल राज्य अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अति लघुत्तरीय प्रश्न का है पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन समझना है कि आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। आसियान के सदस्य देशों के नाम बताइए। 2020 और 25 में पूछा गया है। तो आसियान के 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। पहला है ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 10 आसियान के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए। या फिर पूछता है कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण देशों के नाम बताइए, या फिर पूछ लेता है 4 देशों के नाम बताइए। ये 2020 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है। समझो, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 4 महत्वपूर्ण देश हैं। दक्षिण एशिया किन्हीं 2 देशों के नाम लिखना है। ये पूछता, कभी कभी 4 भी पूछ लेता है। तो आपको चारों देशों के नाम याद रखना है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 4 महत्वपूर्ण देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों के नाम लिखिए। ये देखो 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकारकों के नाम लिखिए। जिनमें से आपको समझना है। इसका आंसर देखो, समझो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग। कितने अंगे? 6 अंगे। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद या इसे न्याय परिषद भी बोलते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सर्वोच्च सचिवालय। क्या? सचिवालय। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। तो ये हमारे अंगों के नाम हैं। या फिर कभी किसी 2 के पूछता है, आप 6 में से किसी 2 के लिख देना है। आशा करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिसके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। ऐसी 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। पहला समझो कि वैश्विक स्तर पर आतंकवाद। दूसरा है वैश्विक ऊष्मायान में वृद्धि। ये 2024 से पूछा गया था कि ऐसे 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके निपटारे के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद, दूसरा है वैश्विक ऊष्मायान में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि साझी संप्रदा का अर्थ बताइए। साझी संप्रदा का अर्थ बताइए। साझी का मतलब क्या होता है? साझा। साझा आप समझ गए होंगे कि साझा किसी चीज का आपस में बंटवारा, अर्थात किसी 2 लोगों के बीच में आपस में किसी चीज को साझी कर लेना, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो ये देख, पहले ये समझते हैं कहाँ कितने बार पूछा गया है। देखो 2025 में पूछा गया, 24 में, 23 में, 20 में पूछा गया है कि साझी संप्रदा का क्या अर्थ है बताइए। तो उन सामूहिक वस्तुओं को, देखो उन सामूहिक वस्तुओं को साझी संपदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता। अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता। उनमें महासागर सीमा क्षेत्र के बाहर समुद्री क्षेत्र, अंटार्कटिका और बाह्य अंतरिक्ष, आकाश व वायुयान शामिल हैं।
तो उन सामूहिक वस्तुओं में साझी संपदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार न होकर संपूर्ण लोगों का अधिकार हो, उसे साझी संपदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए, 2020, 24, 25 में पूछा गया है। पहला समझो, प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। दूसरा है कि राज्यों और लोगों का आपस में जुड़ाव। देखो, वैश्वीकरण के दो प्रमुख कारण बताइए, मतलब दो आपको, देखो कई आपने पढ़े होंगे जिनमें से दो लिखने हैं। तो पहला लिख सकते हैं आप कि प्रौद्योगिकी एवं संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। दूसरा लिख सकते हो राज्यों एवं लोगों का आपस में जुड़ाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख कौन सी चुनौतियां थी। देखो 2022, 23, 25 में पूछा गया है, ये 4 सेटों में, 25 के 4 सेटों में पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। पहला समझो कि देसी रियासतों का एक करना, देसी रियासतों का एक करना। दूसरा था गरीबी, शिक्षा एवं बेरोजगारी से निजात पाना। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। पहला था कि देसी रियासतें, देसी रियासत कितनी थी, 93 थी, अर्थात 93 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों को एक करना, ये वो जो देसी रियासत थे, कुछ देसी रियासत भारत में नहीं मिलना चाहती थी, वो अलग से राष्ट्र बनाना चाहती थी, अलग देश बनना चाहती थी। पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी यही थी कि देसी रियासतों को एक करना था और गरीबी, शिक्षा एवं बेरोजगारी से निजात पाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां है, किन्हीं दो ऐसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। ये 2020, 23, 24, 25 में पूछा गया है कि किन्हीं दो ऐसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया। तो पहला हैदराबाद एवं जूनागढ़। क्या हैदराबाद एवं जूनागढ़ ने दो रियासतें हैं जिन्होंने भारत में शामिल होने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए जो अपनी लोकतंत्रता व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व के किन्हीं 4 देशों के नाम लिखिए जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। ये 4 देश हैं जो अपनी लोकतंत्रता व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि किन्हीं दो देसी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। तो हैदराबाद एवं जूनागढ़, ये दो रियासतों के नाम जरूर याद रखना आप, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 5 अंक का होगा, अर्थात हमारे 30 अंक के हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। हमने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है, आशा करता हूँ वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें समझना था अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वाले, कौन से, फर्स्ट वाले, ठीक है। तो आप इन्हें भी समझते हैं, जिनमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। कि शॉक थेरेपी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी ईयर नहीं रहा जो पेपर में ना पूछा जाए। ये देखो 2020 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, और भी ये बहुत सारे सेटों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको तैयार रखना है, क्योंकि ये कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेता है, कभी कभी ये लघु उत्तरीय सेकंड में पूछ लेता है, कभी कभी ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है कि शॉक थेरेपी क्या है। पर इस शॉक थेरेपी से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आपको शॉक थेरेपी का टॉपिक कंप्लीट करके याद रखना है। चलो हम इसका आंसर समझते हैं शॉक थेरेपी का। हम लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वाले 6 समझने वाले हैं, जिनमें से हमारा पहला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो देखो समझो, शॉक थेरेपी का अर्थ समझ लो पहले कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना, ठीक है। कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना, ठीक है। कि शॉक थेरेपी का सिंपल सा मतलब है कि आघात पहुंचाएगा, पहले सदमा देकर पहुंचाएगा, फिर रोगी का इलाज करेंगे। आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस तरह की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नए तरह की व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा गया। परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी। अब तक वह लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी।
इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और इसकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। एक बार इसको हम अच्छे से समझते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। देखो कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। अब देखो रूस में क्या हुआ था कि रूस में कम्युनिस्ट शासन के खत्म हो जाने के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे कि आघात पहुंचाकर सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। ठीक है, तो देखो समझो कि कम्युनिस्ट शासन के खत्मे के बाद रूस में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस तरह की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नई तरह की अर्थव्यवस्था को कायम करना था। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, अब देखो यहां से समझो दोबारा से एक लाइन, ये अच्छी लाइन है कि उसके स्थान पर एक नया व्यवस्था की गई, कायम करने की कोशिश की गई। अब अभी तक रूस की कृषि भूमि कौन सी, रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधे पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? समाजवादी व्यवस्था कहा गया। परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, जिसे पूंजीवादी व्यवस्था समझा जाता था। इसी प्रकार अभी तक रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, पर अब वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी थी। इस प्रकार एक तरह से रूसी समाज और उनकी अर्थव्यवस्था की कायापलट की जानी थी, जो भारी उथल पुथल का कारण बनी। इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। आशा करता हूं आपको शॉक थेरेपी का क्वेश्चन जो था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा अतिला गुत्री प्रश्न फर्स्ट का। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखो जहां तक पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, देखो ये 2020 में, 24 में, 22 में, 24 में, 25 में पूछा गया है कि यूरोपीय संघ की सफलता के प्रमुख कारण का उल्लेख कीजिए। अब हमें इसे समझना है, तो समझो कि 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय अर्थ समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। कब? 1 नवंबर 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने, किसने? यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिसमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। जिनमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। एक बार और समझो, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिसमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान से दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान से दिया जाता है। विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ का एक साझा बाजार और एकत्रित मुद्रा है। यूरोपीय संघ का अधिकारित संगठन है, अधिराष्ट्रीय संगठन है। देखो 1 नवंबर 1993 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यूरोपीय संघ का नाम अपना लिया था। यूरोपीय संघ के सदस्य कितने हैं? 27 हैं, जिनमें शामिल देशों की साझी कृषि नीति है। खाद्य पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान से दिया जाता है। विश्व के आर्थिक मामलों में यूरोपीय संघ की प्रमुख भूमिका है। यूरोपीय संघ का एक साझा बाजार है और एकत्रित मुद्रा है। यूरोपीय संघ का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन हमारा कि भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए कोई 2 तर्क दीजिए। ये क्वेश्चन 2021, 23, 24 में पूछा गया है। तो 2 तर्क कौन कौन से समझो। पहला तर्क है हमारा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें विश्व की जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। अब देखो समझो कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में कुल जनसंख्या का 1/5 भाग निवास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अंगों में दी गई अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसको भी आप रेडी कर लेना। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है, ये 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया है। पहला समझो कि वनों की अंधाधुंध कटाई, दूसरा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। देखो, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंता क्यों आवश्यक है, तो वनों की अंधाधुंध कटाई। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु जल चक्र असंतुलित हो रहा है तथा जैव विविधता समाप्त हो रही है। दक्षिण गोलार्ध के देशों में वनों की अंधाधुंध कटाई से जलवायु जल चक्र असंतुलित हो रहा है तथा जैव विविधता समाप्त हो रही है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत में छेद होने का से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। इन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन से ओजोन गैस की परत के छेद होने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा अपना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ, 2022 और 23 में पूछा गया था। तो समझो कि भारत में द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत विभाजन से संबंध रखता है। भारत में द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत विभाजन से संबंध रखता है। जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए किया। मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, इसलिए उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही एक परिणाम हुआ कि भारत 15 अगस्त 1947 को दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। बड़ी संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश को विस्थापित हुए तथा लाखों की संख्या में लोग मारे गए। देखो, द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है, इसका क्या परिणाम हुआ, तो सिंपल भाषा में आप समझो कि भारत में द्विराष्ट्र का सिद्धांत भारत विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत विभाजन से संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि देखो, उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मुसलमानों के लिए किया। मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं है बल्कि हिंदू मुस्लिम नाम के दो कौमों का देश है, इसलिए उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत के परिणाम ये हुआ कि भारत 15 अगस्त 1947 को दो भागों में टूट गया, भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के देश में गए और बहुत सारे लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। यही था हमारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का सिद्धांत, और इसका परिणाम यही हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को भारत दो भागों में टूट गया था, भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था। बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के देश में गए थे और कुछ लोग मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई, इसकी 4 विशेषताएं बताइए। तो समझो आंसर, समझो कि कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम विशेषकर सहकारी खेती के विरुद्ध एक गंभीर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन 1959 में से सी राजगोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था। देखो, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की गई थी और इसकी 4 विशेषता। तो स्वतंत्र पार्टी का गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सी राजगोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया था। अब इसकी 4-5 विशेषता उन्हें समझ लो। पहला, स्वतंत्र पार्टी की विशेषता निम्नलिखित हैं, जिनमें से स्वतंत्र पार्टी एक तरह से रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी ने सदैव कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था। इसने कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम का विरोध किया था। स्वतंत्र पार्टी का मूल मंत्र था मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त बाजार और मुक्त व्यापार। यही था हमारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना और इसके उद्देश्य।
या फिर विशेषताएं। तो कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम विशेषकर सहकारी खेती के विरुद्ध एक गंभीर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सन 1959 में श्री राजगोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नेतृत्व में यह पार्टी का गठन हुआ था। स्वतंत्र पार्टी का एक तरह से रूढ़िवाद और दक्षिणपंथी पार्टी थी। स्वतंत्र पार्टी के ने सदैव कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध किया था। इसने कांग्रेस के समाजवादी कार्यक्रम का विरोध किया था और स्वतंत्र पार्टी का मूल मंत्र था मूल अर्थव्यवस्था, मूल बाजार और मूल व्यापार। ये थे हमारे 6 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। अब हमें समझना है इसके आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 नंबर के पूछे जाते हैं, अर्थात ये टोटल 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड हमें समझना है। ये थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट से थोड़ा ये लेंदी होते हैं, अर्थात बड़े होते हैं और इनमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक प्रश्न हमारा 6 नंबर का पूछा जाता है। तो चलो समझते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। 2020, 21, 23, 24 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो सुरक्षा परिषद के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है, सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भंग होने का भय हो। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्यवाही विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्रवाई कर सकती है। नेक्स्ट समझो, सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है कि चार्टर्ड के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उनमें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है। चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों को महासभा प्रदान किया गया है। और लास्ट पॉइंट है कि सुरक्षा परिषद चार्टर्ड के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कार्यों का वर्णन, जिनमें मैंने आपको 7 पॉइंट बताए। अब हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि सुरक्षा परिषद है वो किसी ऐसे मामले पर तुरंत फैसला कर सकती है, विचार कर सकती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भंग होने का भय हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भंग होने का भय हो, वो तुरंत एक्शन ले सकती है। कौन ले सकती है? सुरक्षा परिषद तुरंत एक्शन ले सकती है। कब ले सकती है? जब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भंग होने का भय हो। दूसरा पॉइंट समझो कि सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्यवाही विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के लिए विषय में कार्यवाही भी कर सकती है। तीसरा है कि सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसी? प्रादेशिक समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चार्टर्ड के अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि में महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। किसकी होती है? सुरक्षा परिषद की होती है। सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। कैसा अधिकार प्राप्त है? सुरक्षा परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर्ड के अनुच्छेद 4 के अनुसार नए सदस्यों का महासभा प्रदान किया गया है। जो नए सदस्य होते हैं उन्हें महासभा प्रदान की जाती है। और सुरक्षा परिषद चार्टर्ड के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो सुरक्षा परिषद है वो चार्टर्ड के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हमें समझना है दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, यूरोपीय संघ को कौन सी बातें प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, अथवा यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या अमेरिका उस उद्देश्य को पूरा कर सका या उसमें सफल रहा? ये क्वेश्चन देखो 2022 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। ये 2025 में नहीं पूछा गया तो 2026 में इसके पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यूरोपीय संघ को कौन सी बातें प्रभावित क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, अथवा या इस तरह पूछेगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या अमेरिका उस उद्देश्य को पूरा कर सका या सफल रहा? आओ इसका आंसर समझते हैं। यूरोपीय संघ के उद्देश्य पहले समझते हैं। हम 4 से 5 यूरोपीय संघ के उद्देश्य समझेंगे। पहला उद्देश्य हमारा कि आर्थिक एकीकरण, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में
रोक टोक आना जाना, अर्थात मना ना करना एक देश से दूसरे देश में आना जाना, उसमें कोई प्रतिबंधित ना हो। दूसरा पॉइंट है कि सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों का विकास। तीसरा पॉइंट है हमारा कि साझी विदेशी और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। यूरोप दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका झेल चुका था और वो नहीं चाहता कि फिर भी ऐसी स्थिति पैदा हो, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति दोबारा पैदा न हो, ये यूरोप नहीं चाहता था। चौथा समझो कि साझी मुद्रा एवं एक केंद्रीय बैंक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक एवं मुद्रा संबंधित स्थिति लाना। पांचवा पॉइंट समझो कि गरीब और अमीर राष्ट्रों के बीच अंतराल को भरने के लिए विकासशील देशों की मदद पहुंचाना तथा पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलात, नदियों एवं वन जीवों की रक्षा करना। ये कुछ 5-6 उद्देश्य थे, जिनमें से पहला उद्देश्य था कि आर्थिक एकीकरण करना। क्या? आर्थिक एकीकरण करना। दूसरा था कि सदस्य देशों की कृषि व्यवस्था और इसके उद्योग धंधों में विकास लाना। तीसरा था कि साझी विदेशी और सुरक्षा नीति, जिससे कि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। और यूरोप नहीं चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्योंकि वो विभीषिका द्वितीय विश्व युद्ध में वो तहस नहस देख चुका था, तो वो नहीं चाहता था कि इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न हो। और चौथा पॉइंट समझो कि साझी मुद्रा, देखो साझी मुद्रा थी एवं केंद्रीय बैठक के माध्यम से यूरोप में आर्थिक व मुद्रिक संबंधित स्थिति लाना था। पांचवा था कि अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच में अंतरालों के भरने के लिए विकासशील देशों की मदद पहुंचाना तथा पर्यावरण में सुधार के लिए जंगलात, नदियों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना था। अब ये थोड़ा आगे पॉइंट है, उसे समझ लो कि यूरोपीय संघ ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कई मौकों पर कठोर कार्रवाई की। नाइजीरिया में मानवाधिकार के लिए संघर्ष करने वालों को मृत्युदंड दे दिया गया तथा इसलिए 1995 में यूरोपीय संघ के सभी सदस्य ने नाइजीरिया के साथ राजकीय रिश्ते तोड़ दिए थे। इसी के आगे देखो एक बार इसको और समझो कि यूरोपीय संघ ने मानवाधिकार की रक्षा के लिए कई मौकों पर कठोर कार्रवाई की। नाइजीरिया में मानवाधिकार के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को मृत्युदंड दे दिया गया था और इसीलिए 1995 में यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे उन्होंने नाइजीरिया के साथ राजकीय रिश्ते तोड़ दिए थे। इसके आगे थोड़े से पॉइंट और उन्हें भी अच्छे से समझते हैं। आगे समझो कि 1947 ईस्वी में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य यह बताया गया कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में उन्होंने भरपूर सहायता देने का आश्वासन दिया। यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ के रूप में एकीकरण से अमेरिका का वह मंतव्य पूरा हुआ कि यूरोप एक सक्षम और संपन्न देशों के समूह के रूप में एकीकृत हो गया। देखो 1947 में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने एक यूरोपीय उत्थान कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उसमें उद्देश्य वह बताया गया कि यूरोप को भूख, गरीबी और आर्थिक अर्थव्यवस्था से मुक्ति दिलाई जाए। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के पुनर्गठन में भरपूर सहायता देने का विश्वास दिलाया था। यूरोपीय देशों के ने यूरोपीय संघ के रूप में एकीकृत से अमेरिका का एक मंतव्य पूरा हो जाता है और यूरोप एक सक्षम और संपन्न देश के रूप में एकीकृत हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या थी, इसके दो सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये देखो 2020 में, 21 में, 22 में और 24 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति से संबंधित कि हरित क्रांति क्या थी, इसके दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो समझो, पहले समझते हैं हरित क्रांति क्या थी, इसे समझते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। 1966 या 67 में हुई थी। इसके दौरान कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस क्रांति से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयां, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजनाओं आदि के प्रयोग से बढ़ावा मिला और खरीफ की फसल के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से फसलों में उत्पादन में अपार वृद्धि हुई। फसल की उन्नत किस्म का उत्पादन शुरू हुआ। खेतिहर मजदूर के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए।
उचित सुविधाएं मिली, साथ ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल आरंभ हुआ। ये था हमारा हरित क्रांति। हम इसको अब अच्छे से समझेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम इसके बाद समझेंगे हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम, फिर समझेंगे 2 नकारात्मक परिणाम। जिनमें से पहले आप हरित क्रांति समझो कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 से 67 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी। इसके दौरान कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस दौरान देखो, हरित क्रांति की स्टार्टिंग 1966 से 67 में हुई थी। इसके बाद कृषि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस क्रांति में रासायनिक उर्वरकों को, कीटनाशक दवाइयों, उन्नत बीजों, आधुनिक कृषि उपकरण, विस्तृत सिंचाई परियोजनाओं आदि का प्रयोग को बढ़ावा मिला और खरीफ की फसल के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन में अपार वृद्धि हुई, फसल की उन्नत किस्म का उत्पादन शुरू हुआ, खेतिहर और मजदूर के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए, व्यवसायों को बढ़ावा मिला, साथ में किसानों को उचित सुविधाएं मिलने लगी थी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ये था हमारा हरित क्रांति। अब हम समझते हैं इसके आगे कि हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम हमें समझना। तो समझो, पहला समझो कि उत्पादन में वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। देखो, उत्पादन में वृद्धि से देश जो होता है वो खाद्य उत्पादन में अपने मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। गेहूं, चावल, आलू आदि के संबंध में बड़े प्रभावशाली परिवर्तन प्राप्त हुए थे। उन्नत किस्म के बीजों से में गेहूं की पैदावार बढ़ने में सहायता मिली थी, जिससे अनाज की कीमतों में कमी आई। समाज के निचले वर्णों ने राहत की सांस ली थी। देखो, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम में पहला परिणाम था हमारा कि उत्पादन से वृद्धि से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। गेहूं, चावल, आलू आदि के अच्छे उत्पादन से जो था कि जो निचले वर्ग के लोग थे वो राहत की सांस ले पाए थे, क्योंकि ज़्यादा होगा माल तो वो सस्ती हो जाएगी चीज़ें, जिससे गरीब लोग उसमें राहत की सांस ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझो कि नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई थी। कई क्षेत्रों में तो एक फसल की अपेक्षा 2 फसलें बोई जाने लगी थी। फलस्वरूप ज़्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता बन गई थी। दूसरा पॉइंट समझो कि नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार अवसरों में भी वृद्धि हुई। कई क्षेत्रों में तो एक फसल की अपेक्षा 2 फसलें बोई जाने लगी थी। फलस्वरूप ज्यादा कृषि मजदूरों की आवश्यकता बन गई थी। अब इसके हम समझते हैं नकारात्मक परिणाम क्या निकले थे। हरित क्रांति के 2 नकारात्मक परिणाम लिखने हैं, तो इसको समझो। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ केवल उन क्षेत्रों को मिला जो पहले से ही संपन्न थे और जहां सिंचाई की उचित सुविधा थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश। दूसरा परिणाम नकारात्मक परिणाम में पहला परिणाम था कि इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता पाई गई। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ केवल उन क्षेत्रों को मिला जो पहले से ही संपन्न राज्य थे और वहां सिंचाई की उचित सुविधा थी, वहीं पर उनको मिले, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। और देखो, दूसरा पॉइंट समझो कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों में असंतुलन उत्पन्न हुआ। छोटे किसान जिनके वित्तीय संसाधन सीमित थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सके। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में एक ओर से धनी कृषक वर्ग का उदय हुआ, जिससे दूसरी ओर किसानों का एक बड़ा भाग अब भी गरीब जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतुलन उत्पन्न हुआ। छोटे किसान जिनके वित्तीय साधन सीमित थे, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सके। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में एक ओर तो धनी कृषक वर्ग का उदय हुआ था और दूसरी ओर किसानों का एक बड़ा भाग अभी गरीबी के जीवन व्यतीत कर रहा है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हरित क्रांति और उसके 2 सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये 2020, 23, 24, 21, 22, 24, 25 में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने को शीत युद्ध की खेमबंदी से अपने को दूर रखा
और गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलने का निश्चय किया। भारत की नीति है कि वह विश्व के सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार रखे। एक बार यहाँ तक और समझो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने को शीत युद्ध की खेमबंदी में रखने को से दूर रखा, गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलने का निश्चय किया था। भारत की नीति है कि वह विश्व के सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार रखे, जिससे उसके राजनीतिक और आर्थिक हितों में किसी प्रकार की गतिरोध उत्पन्न न हो। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला समझो कि अपनी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षित रखना, अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना। दूसरा समझो कि देश के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना, सीमा पर आतंकवाद का प्रतिरोध करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि। तीसरा पॉइंट है हमारा कि भारत की आर्थिक सफलता हेतु विदेशी सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता एवं टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर पारंपरिक सम्मान, पारंपरिक आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप न करना, समता और आपसी लाभ, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व विदेशी नीति का मूल सिद्धांत है। ये था हमारा भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांत का वर्णन। ये देखो लगभग हर साल पूछा जाता है किसी न किसी सेट में, और ये कौन से सेट में पूछा जाएगा 2026 में मुझे नहीं पता, इसलिए आपको ये तैयार करके रखना कि आप ही के सेट में ये पूछ लिया जाए। कि अब इसको देखो आंसर देखो सिंपल भाषा में लिखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने को शीत युद्ध की खेमबंदी में दूर रखा था, गुटनिरपेक्ष की नीति पर चलने का निश्चय किया था। भारत की नीति है कि वह विश्व के सभी देशों के साथ समानता का व्यवहार रखे, जिससे उसके राजनीतिक और आर्थिक हितों में किसी प्रकार का गतिविरोध उत्पन्न न हो। भारत की विदेशी नीति के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार, पहला है कि अपनी राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना, दूसरा कि देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखना, आतंकवाद से प्रतिरोध से, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा आदि से। और है कि भारत की आर्थिक सफलता हेतु विदेशी सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वित्तीय सहायता एवं टेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना। और है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक आक्रमण न करना, परस्पर हस्तक्षेप न करना, समानता और प्रभावशाली लाभ, शांतिपूर्वक अस्तित्व विदेश नीति का मूल सिद्धांत है। ये थे हमारे 4 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थात ये 24 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, होंगे 4 पर आपको एक अथवा में दिया रहेगा, पर हम इस वीडियो में मात्र 2 प्रश्नों को समझने वाले हैं। 2 प्रश्न ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे देखो 4 दिए रहेंगे आपको, एक अथवा में देगा, क्या एक अथवा में देगा, तो आपको 2 करना होगा, कोई 4 में से 2 करने होंगे। तो एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, अर्थात 16 नंबर के आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछेगा। तो पहला प्रश्न हम समझते हैं कि भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है। इसके आंसर में देखो, पहले एक बार प्रश्न को और अच्छे से समझ लो, इसके बाद हम इसके आंसर को समझेंगे, क्योंकि ये 1.5 से 2 पेज का आंसर होने वाला है। तो भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आपको यदि 150 से 200 वर्डों में ये आंसर को लिखना होता है। तो एक बार प्रश्न को देखो अच्छे से समझ लो, कि प्रश्न को एक बार समझ लोगे तो आंसर को आप अच्छे से समझ पाओगे। कि भारत में गठबंधन सरकार के प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। चलो अब समझते हैं आंसर। भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता है। भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता है, अतः वह अन्य दलों से गठबंधन करता है। वो अन्य दलों से गठबंधन करता है। इस गठबंधन का कोई वैचारिक या नैतिक आधार नहीं होता है, बल्कि सत्ता प्राप्ति होती है। मतलब उनको कुछ भी चीजों से मतलब नहीं होता, ना नैतिक आधार से मतलब होता है, ना वैचारिक से होता, उन्हें केवल सत्ता प्राप्ति से होता है। इस प्रकार के गठबंधन की शुरुआत 1989 ईस्वी के पश्चात शुरू हुई थी।
गठबंधन की स्टार्टिंग कब से हुई थी? आप सभी को याद रखना है कि 1989 के पश्चात शुरुआत हुई थी। 1989 में गठबंधन सरकारों का स्टार्टिंग हुआ था। यहाँ तक एक बार और समझो कि भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बनाता है, अतः वह अन्य दलों से गठबंधन करता है। इस गठबंधन का कोई वैचारिक या राजनीतिक आधार नहीं होता है, बल्कि सत्ता प्राप्ति का होता है। इस प्रकार के गठबंधन की शुरुआत 1989 के पश्चात शुरू हुई। इसके आगे समझो अब। 1989 के चुनाव के अवसर पर जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। 1961 में, 1996 में और 1998 के लोकसभा के चुनाव के अवसर पर लगभग सभी दलों ने अवसरवादी समझौते किए थे। कैसे किए थे? अवसरवादी समझौते किए थे। 1996 में तमिलनाडु विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी के बीच सीटों का समझौता हुआ था। यहाँ तक एक बार और हम यहाँ से यहाँ तक एक बार और समझते हैं इसको अच्छे से कि 1989 के चुनावों के अवसर पर जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ठीक है। फिर 1961 में, 1996 में और 1998 के लोकसभा के चुनाव के अवसर पर लगभग सभी दलों ने अवसरवादी समझौते किए थे। 1996 में तमिलनाडु विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस टीएमसी के बीच सीटों का समझौता हुआ था। ठीक है। अब इसके आगे हमें समझना है, तो इसके आगे समझो कि कांग्रेस ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया था। नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी और समाज पार्टी ने समझौता किया था। 1 जून 1995 को यह समझौता टूट गया था और बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। देखो एक बार यहाँ से और समझो कि कांग्रेस ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया था। नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अवसर पर समाजवादी पार्टी और समाज पार्टी में समझौता हुआ था, जो 1 जून 1995 को यह समझौता टूट गया था और बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था। उसी के आगे समझो कि मई 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया था। इन 13 दलों के इकट्ठे होने पर एक ही उद्देश्य था, सत्ता पर कब्जा करना। मार्च 1998 में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों ने केंद्र में सरकार का निर्माण किया। इस सरकार में अनेक ऐसे दल शामिल थे जिनकी नीतियां परस्पर विरोधी थी। 15 मई 1999 में भारतीय जनता पार्टी 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन नाम से एक महान गठबंधन बनाया था। यहाँ तक हमें पहले एक बार और समझ लेना है कि मई 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया था। इन 13 दलों ने इकट्ठा होने पर एक ही उद्देश्य था कि सत्ता पर कब्जा करना था। मार्च 1998 में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दल ने केंद्र में सरकार का निर्माण किया था। इस सरकार में अनेक ऐसे दल शामिल थे, इनकी नीतियां परस्पर विरोधी थीं। 15 मई 1999 को भारतीय जनता पार्टी सहित 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय राजतांत्रिक गठबंधन नाम से एक महान गठबंधन बनाया। ठीक है। इसके आगे हमें समझना है कि इस गठबंधन का उद्देश्य केंद्र में सत्ता प्राप्त करना था। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या था? कि केंद्र में सत्ता प्राप्त करना था। सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में इसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस प्रकार ये गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल रहा था। एक बार यहाँ तक और समझना है हमको पहले, कहाँ से? यहाँ से कि इस गठबंधन का उद्देश्य केंद्र में सत्ता प्राप्त करना था। सितंबर-अक्टूबर 1999 में लोकसभा चुनाव में इसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था। कैसा स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इस प्रकार ये गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल रहा था। अब इसके आगे समझो कि 2004 में कब
2004 के 14वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अनेक घोटालों में संलिप्त जयललिता से चुनावी समझौता किया था, वहीं कांग्रेस ने अपने कट्टर विरोधी डीएम के साथ चुनावी समझौता किया। इस प्रकार सन 1909 में और 2014 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतहीन समझौता किया। यही स्थिति अप्रैल मई 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत बनी रही। उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो गांठजोड़ किया, उनका आधार औपचारिक विचारधारक नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति था। केवल सत्ता प्राप्ति पर होता है। देखो एक बार यहाँ से हम एक बार इसको मैं और समझा दे रहा हूँ कि 2004 के 14वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने घोटाले में संलिप्त जयललिता से चुनावी समझौता किया था, किसे जयललिता से चुनावी समझौता किया था, वहीं कांग्रेस ने अपने कट्टर विरोधी डीएमके के साथ चुनावी समझौता किया था। इस प्रकार सन 2009 एवं 2014 के चुनावों में भी राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतहीन समझौता किया था। यही स्थिति अप्रैल मई 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में यथावत बनी रही थी। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो गांठ जोड़ किया है, उनका आधार विचारधारा नहीं बल्कि केवल सत्ता प्राप्ति का लाभ होता है। केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ही आपस में सभी लोगों को लड़वा देते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लेना। भारत में गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस बन जाते हैं। अब हम समझते हैं सेकंड प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का उल्लेख करना है कि सोवियत संघ के विघटन कैसे हुआ था, इसके हमें 6 परिणाम बताने हैं, 6 कारण हमें बताने हैं। ये 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के 4 सेटों में, 22 के 3 सेटों में, 23 में भी पूछा गया, 20 में, तो समथिंग है कि 2026 में भी इसका एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपको नकारना नहीं है, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों का वर्णन करना है। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसा कि पहला है हमारा। अब देखो एक प्रश्न आपसे और बनता है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि देखो ये तो आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछता है या फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न में पूछता है। कभी कभी लघुत्तरी सेकंड में पूछता है कि गोर्बाचेव की नीतियां क्या थी। आपको यही लिखना है जो मैं यहाँ बताऊंगा, गोर्बाचेव की नीतियों में ही लिखना है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि गोर्बाचेव की नीतियां स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए, तो आपको याद रखना है। और हमें सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 कारणों में से पहला कारण हमें यही बताना है कि गोर्बाचेव की नीतियां क्या थी। देखो समझो, गोर्बाचेव ने जब पुनर्रचना का अभियान चलाया था तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया था। वे पुराने कार्य व्यवहारों में चिपके रहना चाहते थे। अयोग्य व भ्रष्ट प्रशासकों और कल कारखानों में लगे अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन मौजूद था। पहले यहां तक एक बार हमें और समझना है कि गोर्बाचेव की नीतियां क्या थी। तो गोर्बाचेव के जब पुनर्रचना का अभियान चलाया था तो भ्रष्ट अधिकारियों ने उनका विरोध किया था। वे पुराने कार्य व्यवहार में चिपके रहना चाहते थे। वे अयोग्य व भ्रष्ट प्रशासकों और कल कारखानों में लगे अयोग्य लोगों के बीच एक प्रकार का अपवित्र गठबंधन मौजूद था। इसके आगे समझते हैं कि उन्होंने गोर्बाचेव को कमजोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गोर्बाचेव सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि उनके देश में जनवाद के बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद थी, विकृतियों और अकुशल नौकरशाही को सुधारने की थी, जिसमें वे नाकाम रहे थे, अर्थात उसमें वो असफल रहे थे। उन्होंने गोर्बाचेव
को कमजोर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। गोर्बाचेव सही नीतियों का अनुसरण कर रहे थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि उनके देश में जनवाद की बजाय नौकरशाही का वर्चस्व कायम हो गया है। गोर्बाचेव की नीति साम्यवाद की विकृतियों और अकुशल और नौकरशाही को सुधारने की थी, जिसमें वो असफल रहे थे। ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हमें समझना है दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण भी हमें समझना। तो समझो कि पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन। गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप में देशों में से सोवियत सेनाएं हटा ली थी। उन्होंने वार्सा संधि को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। इससे पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया। इन देशों में बदलाव की हवा चल रही थी। पूर्वी यूरोप कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन में समझो कि गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत सेनाएं हटा ली थी। उन्होंने वार्सा संधि को समाप्त करने का भी निर्णय लिया था। इससे पूर्व यूरोप के देशों पोलैंड, हंगरी, रोमानिया आदि में सोवियत संघ का दबदबा कमजोर हो गया था। इससे इन देशों में बदलाव की हवा चल पड़ी थी। अंततः पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट सरकारें गिर गईं, जिससे कम्युनिज्म की जड़ें कमजोर हो गई थीं। तीसरा पॉइंट समझो कि पश्चिमी देशों की भूमिका क्या थी। ये समझना है हमें कि पश्चिमी देशों की भूमिका। जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होती गई, वैसे वैसे इन देशों को अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया। पूर्वी यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्र का आर्थिक और यहाँ तक कि राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे जनता का मनोबल बढ़ाया था। देखो पश्चिमी देश की भूमिका क्या थी कि जैसे जैसे पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक सुधारों की मांग प्रबल होती गई थी, वैसे वैसे इन देशों में अमेरिका और पश्चिम राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया था। पूर्वी यूरोप के लोगों को यह भरोसा था कि उन्हें पश्चिमी राष्ट्रों का आर्थिक और यहाँ तक कि राजनीतिक समर्थन भी मिलेगा। इस आशा ने कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रही जनता का मनोबल बढ़ाया था। इसके आगे समझो, हमें नेक्स्ट चौथा पॉइंट समझना, हमें चौथा कारण समझना है कि गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं, इसे समझना है हमें। इसे समझते हैं कि गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया था। गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया था। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपने उग्र तेवर दिखाए थे। पहले यहां तक समझो, गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण सोवियत संघ टूट गया था। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य। अब बाल्टिक गणराज्य में तीन देश आते हैं, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से पूछता बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं। तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने अपने उग्र तेवर दिखाए थे। 1998 व 1990 के बीच में राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके थे। उनकी दलील यह थे कि 1940 में स्टालिन ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ एक गुप्त संधि करके बाल्टिक गणराज्यों को सोवियत संघ से मिला लिया था। 1991 में जॉर्जिया ने भी अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। 3 बाल्टिक गणराज्य जॉर्जिया के अलावा जर्मेनिया और माल्डोविया में भी राष्ट्रवादी भावना जोड़ पकड़ रही थी। उनकी यह भावना सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बन गई थी। देखो हमें बताना था कि सोवियत संघ के विघटन की किन्हीं 6 कारण में से एक ये सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था कि गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं, जिनमें से गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण ही सोवियत संघ टूट गया था। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्य में टूटा था, फिर जॉर्जिया ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इसी प्रकार इस सबसे प्रमुख कारण बन जाता है और इसका विघटन का, सोवियत संघ के विघटन का बन जाता है। अब हमें समझना है इसका 5वां कारण है हमारा कि राजनैतिक लोकतंत्र को नकारना। राजनैतिक लोकतंत्र को नकारना। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा। 1935 तक वह अपने को एक निरंकुश तानाशाह के रूप में स्थापित कर चुका था। सोवियत संघ की संसद उसके फैसलों पर सिर्फ मोहर लगाने वाली संस्था बनकर रह गई थी।
और अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का बड़ा नियंत्रण था। कम्युनिस्ट व्यवहार में विचारों की आजादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। शासन के तानाशाह चरित्र ने जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया था। राजनैतिक लोकतंत्र को नकारना, ये सबसे बड़ा कारण ये भी था। एक कारण, सबसे बड़े कारणों में से एक कारण ये भी था कि 1924 में, कब 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता बन जाता है। फिर 1935 में क्या होता है कि वह अपने एक निरंकुश तानाशाह के रूप में स्थापित कर चुका था। सोवियत संघ की संसद उसके फैसलों पर सिर्फ मोहर लगाने वाली संस्था बनकर रह गई थी, केवल मोहर लगाने वाली संस्था बनकर रह गई थी और कुछ काम नहीं कर सकती थी। अखबारों, रेडियो और प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का बड़ा नियंत्रण हो गया था, केवल सरकार का नियंत्रण था। इस वजह से कम्युनिस्ट व्यवहार में विचारों की आजादी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शासन के तानाशाह चरित्र ने जनता के असंतोष का बड़ा कारण बना था। छठवां कारण है हमारा आर्थिक विफलताएं। समझो, ये लास्ट और अंतिम पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का। आर्थिक विफलताएं समझो कि भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया था। सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा गिर गया था। कृषि और उद्योग दोनों का प्रबल सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। सरकारी खेती को कामयाब बनाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया गया, पर खाद्य समस्याएं बराबर बड़ी विषय बन गई थी। देखो एक बार और समझो आर्थिक विफलताएं में कि भारी उद्योग पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में देश बहुत पीछे रह गया था। सोवियत संघ के लोगों का जीवन स्तर पश्चिमी के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा हो गया था। कृषि और उद्योग दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। सरकारी खेती को कामयाब बनाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया गया था, पर खाद्य समस्या बराबर बड़ी विषय बन गई थी। दोस्तों, हमने 32 के 32 प्रश्नों को हल सहित समझा है। ये हमारा मॉडल पेपर एक था। इस तरह के और मॉडल पेपर आएंगे। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ये मॉडल पेपर मैंने वही प्रश्नों को उठाया था जो प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले पूछे गए हैं और इनके चांस भी बनते हैं पूछे जाने के। तो ये जो मॉडल पेपर था ये था जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं। अब जो नए मॉडल पेपर में लेकर आऊंगा वो आएंगे आपके भविष्य का लेकर, जो 2026 में पूछे जाएंगे प्रश्न, उनसे संबंधित प्रश्न मैं लेकर आने वाला हूँ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।